हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नोज एग्जाम स्टडी। अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। इसमें अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उनका समीकरण आप कैसे लिखते हो। देखो, अब अपन दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अगर आप गर्मियों में दूध फ्रिज में नहीं रखते हो, बाहर रखते हो, तो वो दूध फट जाता है। ये सारी क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे अपन ने कोई भी लोहे की चीज़ को बाहर रख दिया और बारिश का मौसम है या फिर वहाँ पे क्या है, मॉइस्चर है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपर जल लगना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो अभिक्रियाएं हैं उनको अपन कैसे लिखेंगे और वो जो अपने दैनिक जीवन में अभिक्रियाएं होते हैं उनको समीकरण की फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे, ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉरी, देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब भी कोई दो अभिकारक आपस में मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो आपके क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। और उनको उनके सिंबल के फॉर्म में लिखना। जैसे मानो आपके पास क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और ये अपने पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? ये दोनों अभिकर्मक है जो रासायनिक अभिक्रिया को कर रहे हैं। और इनको देखो, मैग्नीशियम को किस फॉर्म में लिखते हैं अपन? Mg की फॉर्म में। ऑक्सीजन को किस में लिखा? ऑटो की फॉर्म में। तो इन अभिक्रियाओं को इनके सिंबल के फॉर्म में लिखना वो क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। क्लियर? अब देखो, अपने दैनिक जीवन में आपने बहुत सारी चीजें देखी है। जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खोला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? वो दूध फट जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो दूध फट जाता है। लोहे का तवा तसला कील को आदर्श वायुमंडल में खुला छोड़ दे तो क्या होता है? वो ऑक्सीजन के साथ, लोहा क्या होता है? फेरस, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और क्या बना लेता है? फेरस ऑक्साइड। तो अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन को पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। ये सारी क्या है? जितने भी अपन दैनिक जीवन में ये क्रियाएं देख रहे हैं, ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं अपन पढ़ेंगे। इसमें आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक होता है अपना भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? देखो, जैसे आप किसी भी लाइट को जला रहे हो फिर उसको बंद कर रहे हो तो उसके जो परिवर्तन अपने को दिखाई दे रहा है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन। जैसे अपन ने फैन को ऑन किया फिर ऑफ कर दिया, तो ये सारे क्या है? भौतिक परिवर्तन। कि अगर जिस कारण से वो परिवर्तन हो रहा है उस कारण को हटा दिया जाए तो जिस अवस्था में जो पदार्थ जिस अवस्था में था उसे में वापस आ जाता है। तो ये सारे परिवर्तन क्या कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे दूध का दही में बनना, जो लोहे की कील थी उसके ऊपर जर लग जाना, तो ये सारे परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे अपन कोई भी पेपर लेते हैं या कोई वुड है, लकड़ी, जिसको अपन लकड़ी लेते हैं उसको अपन जला लेते हैं तो उससे राख बन जाती है। तो मतलब कोई तीसरे नए उत्पाद का निर्माण होना क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो ये अपन अभी पढ़ेंगे। क्लियर? देखो, आप अपन सारे क्रियाकलाप करते हुए चलेंगे। फर्स्ट अपना क्या है? इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। अपन को क्या लेना है? 3 से 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। आगे क्वेश्चन है, किसको लेना है? मैग्नीशियम रिबन। क्लियर? अपने को क्या लेना है? मैग्नीशियम रिबन। उसको रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। उसको रेगमाल से क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उनको रेगमाल से रगड़कर साफ कर लिया जाता है। इस चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका
दहन करिए तथा इससे बनी राख को वोच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। देखो ये अपने पास क्या है, वोच ग्लास, ये मैग्नीशियम रिबन और ये चिमटा जिससे अपन ने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है, ये बर्नर है। इससे जब अपन मैग्नीशियम को जलाते हैं तो अपने पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। इसको अपन क्यों लिखते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी भी कितनी होती है, 2। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, 2। ऑक्सीजन की भी कितनी होती है, 2। अपन तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अभी आगे अपन चैप्टर में पढ़ेंगे कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। अब अपन ने क्या किया, देखो मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया, हमने क्या प्रेक्षण किया, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया था, जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया तो अपने पास पदार्थ क्या बन के आया, उत्पाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे देखो, आपने देखा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण परिवर्तित हो जाता है और यह चूर्ण किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये हमने देख लिया। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। क्योंकि मैग्नीशियम का रिबन अपन ने ले रखा था और वायु में क्या प्रेजेंस था, ऑक्सीजन, तो अपने पास जो बन के आया वो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ऐसा क्यों बना, क्योंकि मैग्नीशियम ने किसके साथ अभिक्रिया कर ली, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद देखो अगला क्रियाकलाप क्या है अपना, एक प्रखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। क्या मिलाना है अपन को, पोटेशियम आयोडाइड। अब अपने पास क्या बनेगा, देखो आपने क्या प्रेक्षण किया, जो लेड नाइट्रेट होता है ये कैसा होता है, रंगहीन, इसका कोई भी कलर नहीं होता। जब अपन ने इसके अंदर आयोडाइड मिला दिया, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, तो अपने पास क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड। और ये कैसा हो जाता है, पीले कलर का। तो इसका जो कलर था वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। पहले लेड नाइट्रेट कैसा था, रंगीन, इसका कोई भी कलर नहीं था, लेकिन जैसे ही इसमें अपन ने क्या बना दिया, क्या मिलाया, पोटेशियम आयोडाइड, तो उसका जो कलर था वो कैसा हो जाएगा, क्योंकि जो आयोडाइड है ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, लीड के साथ, और लीड के साथ अभिक्रिया करने इसने क्या बनाया उत्पाद, लीड आयोडाइड, और ये किस रंग का बन जाएगा, पीले रंग का। और ये पोटेशियम किसके साथ कर लेगा, नाइट्रेट के साथ, तो हम क्या बना देंगे, पोटेशियम नाइट्राइड। क्लियर। आगे देखो थर्ड अपने पास क्या है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं अपन, ये देखो इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लीजिए। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करें, क्यों, क्योंकि अम्ल क्या करता है, वो जल्दी से ज्वलनशील होता है, और अगर आप जिंक के अंदर अम्ल मिलाते हो तो अम्ल की एक प्रकृति होती है कि वो जला देता है, इसलिए उसको अपन को ध्यान से यूज करना है। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता है, ये अपने पास क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा दानेदार जस्ता। देखो जिंक, जस्ते को क्या बोलते हैं अपन, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल,
जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो अपने पास क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाएगी। तो ये अपने पास क्या, देखो ये हाइड्रोजन गैस दिखाई दे रही है ना, यहाँ से निष्कासित हो जाएगी। ये कांच की नली, ये फ्लास्क है, इसके अंदर क्या मिला है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, और इसे क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, अम्लों का राजा। ऊपर दिए गए क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम यह निर्धारित करते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट अपना क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। अब एक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3, ठोस, द्रव और गैस। तो जब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। अपन ने देखा था ना, जब लेड नाइट्रेट था तो वो कैसा था, रंगहीन, और जब लेड आयोडाइड बन जाता है तो वो पीले गहरे रंग का बन जाता है। गैस का निष्कासन, जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस निष्कासित हुई, तापमान में परिवर्तन, या तो तापमान अत्यधिक हो जाता है या तापमान कम हो जाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया से अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होगा, पहला अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन और ताप में परिवर्तन। अब देखो इस रासायनिक अभिक्रिया से आप ये समझ सकते हो। पहला अपना क्या हुआ, जब अपन ने जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया तो अपने पास क्या बन गया, जिंक सल्फेट, नया उत्पाद बना। पहले जिंक अलग था और सल्फ्यूरिक अम्ल अलग था। अब ये कौन सी अवस्था में बन गया, ठोस अवस्था में। हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, निष्कासित। इसका यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, इस पे टेम्परेचर, कि इसका जो तापमान होता है वो कितना परिवर्तित होता है। क्लियर। तो इस तरह से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब घटित होती है तो उसमें पहले उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, उसमें रंग में परिवर्तन हो जाएगा और गैस निष्कासित होगी तथा उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। फिर अपने पास क्या आता है, रासायनिक समीकरण। अभी अपन ने क्या पढ़ी, रासायनिक अभिक्रिया, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब भी दो अभिकारक मिलके आपस में एक नया उत्पाद बनाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। और रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है और उसका तापमान में परिवर्तित हो जाता है। उसको अपन उसके सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। जैसे कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो मैग्नीशियम उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, तो इसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम इसको समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अपन ने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम, ये क्या है, ऑक्सीजन। इधर जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, ये आपस में इधर वाले जो अभिक्रिया करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। और जब वो अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बना देते, एक नया पदार्थ बना देते, उसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्लियर। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। और जब वो अभिकारक दोनों अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अभिकारक। और इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद। क्लियर, समझ आ गया होगा मे भी आप लोगों को। आगे देखो, अब अपने को क्या करना है कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन
इनको संक्षिप्त रूप में लिखना है। और जितने भी अभिकारक है, एक हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, उनके बीच में अपन किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाते जाते हैं और अपन अभिकारक को जोड़ते जाते हैं। सेम ऐसा है किसमें होगा, उत्पाद में। देखो इसमें तो एक उत्पाद बना है। दूसरा एग्जाम्पल अपन क्या लिख सकते हैं, अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो अपने पास उत्पाद अभिकारक भी कितने हैं, दो, उत्पाद भी कितने बने, दो। तो अभिकारक या उत्पाद दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। बस अपन को करना क्या है, इनके बीच में प्लस का साइन लगाते हुए, धन का चिन्ह लगाते हुए इनको आगे जोड़ते हुए जाना है। क्लियर? ठीक है। अब देखो फिर अपने को क्या है, बीच में क्या लगा देना है, अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में एक तीर का साइन लगा देना है। अब देखो तीर के साइन के दोनों तरफ अपने को क्या देखना है कि जितना नंबर, जितनी संख्या अभिकारक की होती है उतनी ही संख्या उत्पाद की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अभी अभिक्रिया को क्या करना सीखना है, आगे अभिक्रिया को संतुलित करना सीखना है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम होता है कि द्रव्यमान को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जितनी संख्या अभिकारकों की होती है उतनी संख्या उत्पादों की होनी चाहिए। देखो तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? इधर भी परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए और इधर भी, तभी हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं और वो ही रासायनिक अभिक्रिया अपनी पूरी तरह से सही मानी जाती है। क्योंकि जितने संख्या अभिकारकों की होगी उतने ही उत्पादों की होनी चाहिए। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। आगे अपन क्या करना सीखेंगे, अभिक्रिया को संतुलित। देखो बोर्ड में जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना, तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर लेगा। क्लियर? ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी अभिक्रिया आप लिखो वो हमेशा संतुलित होनी चाहिए। असंतुलित अभिक्रिया अपन को नहीं लिखनी है। तो समीकरण कैसे हो गए, असंतुलित, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो, परमाणु की, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, दो, और यहाँ पे कितनी है, एक। तो दोनों ओर अपने परमाणु की संख्या क्या है, बराबर नहीं है। तो किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो अपन ने ये लिखा है ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण, ये वाला, ये क्या है आपका रासायनिक समीकरण। कि जब भी आप किसी भी अभिक्रिया को उनके सिंबल की फॉर्म में लिखते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। किसी अभिक्रिया का ऐसा समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इस प्रकार के समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा क्या है, रासायनिक समीकरण। आगे देखो कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। क्या कर सकते हैं अपन कि या तो अभिकारकों की संख्या बढ़ा दें, उत्पादों की संख्या घटा दें, या फिर उत्पादों की संख्या बढ़ा दें, अभिकारकों की घटा दें। कहने का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ अभिकारक होंगे, कि जितने अभिकारकों की संख्या होगी उतनी ही उत्पादों की होगी। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम न तो द्रव्यमान को संरक्षित कर सकते हैं, मतलब ना तो द्रव्यमान को बढ़ा सकते हो और आप ना ही उसको विनाश कर सकते हो, मीन ना ही उसको हम घटा सकते हैं। बस हम उसको क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर करके हम उसके द्रव्यमान को
बराबर करेंगे। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब आपके पास एक नया शब्द आया है, कंकाली समीकरण। किसे कहते हैं? जब भी कोई अभिक्रिया असंतुलित होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? कंकाली समीकरण। और इसको जब हम क्या कर देते हैं? संतुलित, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण। असंतुलित अभिक्रिया का ही दूसरा नाम क्या है? कंकाली समीकरण। अब देखो आगे अपन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखते हैं। पहले हमने क्या लिया है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और अपने पास क्या बना? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये अपन ने लिख लिया समीकरण के फॉर्म में। इसके आगे आप क्या करोगे? इस अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं? देखो अपने पास अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी है? अपन ने कैसे लिखा था? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और अपने पास क्या बन गया? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो ये इधर वाले क्या कहलाएंगे? अभिकारक। इनको आप क्या बोलोगे? और ये क्या कहलाएगा? ये दोनों क्या कहलाएंगे? उत्पाद। तो अब देखो ये अपने पास क्या है? अभिकारकों की संख्या। जिंक कितना है अपने पास? 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। याद देखो जिंक कितना है? 1, हाइड्रोजन H के साथ में क्या लगा हुआ है? 2, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2। सल्फर कितना है? ये S अकेला। अगर आप इसको सल्फेट मानोगे SO4 तो ये मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 1। ये आगे अपन सीख जाएंगे तब इजीली कर लेंगे, पहले आप अलग अलग करना सीखो। देखो सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के परमाणु कितने? 4। अब आगे देखो सेम ऐसा ही है ना, जिंक के परमाणु भी कितने हैं? 1। सल्फर के कितने हैं? सॉरी हाइड्रोजन के कितने हैं? H2 2 लगा हुआ है 2। सल्फर कितना है? 1। एक ही है ना। ऑक्सीजन के कितने? 4। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी संख्या अभिकारकों की थी उतनी ही संख्या किसकी है? उत्पादों की। तो इस तरह से हम अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया संतुलित है, क्योंकि जितने नंबर अभिकारकों के हैं उतने ही किसके हैं? उत्पादों के। तीर का मतलब क्या होता है? ये वाला जिसको अपन बीच में लिखते हैं। इधर क्या लिखते हैं? अभिकारक, और इधर क्या लिखते हैं? उत्पाद। तो जितने नंबर अभिकारकों के होंगे उतने ही नंबर उत्पादों के होंगे, तो हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संतुलित। और अगर वो असंतुलित अभिक्रिया है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कंकाली समीकरण। सेकंड अपने पास क्या है? फेरस प्लस H2O। फेरस को किसके साथ रिएक्ट करवा दिया? किसके साथ अभिक्रिया करवाई है? वाटर के साथ। तो अपना क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आगे देखो इस अभिक्रिया को और संतुलित करना सीखो। अपने पास क्या है? पहले क्या है? ऊपर दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? फेरस प्लस वाटर Fe। यहाँ पे नंबर ऑफ फेरस कितना है? 1। और यहाँ पे फेरस कितने होंगे? 3। यहाँ पे देखो फेरस अभिकारकों में कितने हैं? 1। और उत्पादों में कितने बन गए? 3। फिर अपने पास क्या है? H2। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2। इधर पे कितने हैं? 2 H2। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो ये अभिक्रिया संतुलित है या असंतुलित? असंतुलित है ना। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? कंकाली। अब इसको अपन संतुलित कैसे कर सकते हैं वो देखो।
सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। तो सबसे अधिक किसके हैं? ऑक्सीजन के, चाहे वह अभिकारक हो या फिर उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम सबसे पहले देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या कोई भी जो परमाणु जिसके नंबर ऑफ ज्यादा हो, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो, जैसे इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4, तो उसको सबसे पहले अपन को संतुलित करना है, उसके बाद दूसरे परमाणु को संतुलित करना है। तो देखो अपने पास ये क्या होगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4। तो आप 1 को 4 से संतुलित करने के लिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा भाई? ऑक्सीजन के नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके यहाँ पे क्या लिख दें? 4 लिख दें। 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 4 को करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। आगे देखते जाओ आप। देखो अपन ने क्या क्या संतुलित करने के लिए, पहले यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे? 2 और इधर पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 4। तो अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे भी अपने पास क्या है? Fe प्लस H2O, अपने पास क्या बना? Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? अच्छी तरह से और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 4H2। तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। देखो बट हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? ये जो 2 है ये 4 के साथ क्या हो जाएगा? गुणा में है तो गुणा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन अब अपने पास कितने हो गए? 8। ऑक्सीजन तो हो गए, ऑक्सीजन तो अपना क्या हो गया? संतुलित हो गया कि 4 नंबर इधर है परमाणु के, तो 4 नंबर ही क्या हो गए? अभिकारक की तरफ हो गए। अब अपने पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए ना। यहाँ पे 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितने हो गए? हाइड्रोजन 8। तो अपन यहाँ क्या लगा देंगे? 4। 4 लगा दोगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। अब अपने पास Fe3 बचा है कि यहाँ पे जो फेरस है उसके नंबर ऑफ परमाणु कितने हैं? 3। तो यहाँ आप क्या लगा दो? 3। तो ये अभिक्रिया अपनी क्या हो जाएगी? संतुलित अभिक्रिया। और इस मेथड को अपन क्या कहेंगे? हिट और ट्रायल। मतलब इस तरह से आप लोगों को सीखना है और धीरे धीरे जैसे आप इनका अभ्यास करोगे आप सीख जाओगे। देखो 9th क्लास में अपन ने फॉर्मूले बनाने सीखे थे। जैसे अपन ने क्या बनाया था? बेरियम क्लोराइड। क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है? 1 और बेरियम की कितनी होती है? 2। तो इसकी यहाँ अपन ऐसे लिखते थे ना, इसकी वैलेंसी इसमें चली जाएगी और इसकी संयोजकता इसमें चली जाएगी। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बना था? BaCl2, बेरियम क्लोराइड। तो इस तरह से अगर आपको ये फॉर्मूले बनाने आते हैं ना तो आपको बहुत आसानी होगी। मैंने एक वीडियो डाल रखी है इन फॉर्मूलों की, अगर आपने 9th क्लास में नहीं अच्छे से पढ़े तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से अपन रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीख लेंगे। देखो हो गए ना, ये इसमें भी यही करके दिखा रखा। अगले चरण में आप क्या करोगे? FeH2, Fe3O4 और H2। यहाँ पे अपन ने क्या लगा लिया? 4 लगा लिया। तो यहाँ पे 4 2 जा 8। हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने रह गए? 2। तो अपन को यहाँ पे भी क्या करना है? यहाँ पे भी 4 लगा दो। तो हाइड्रोजन के नंबर कितने हो जाएंगे? यहाँ भी 8 हो जाएंगे। यहाँ Fe कितने हैं? 3। तो यहाँ फिर इसके आगे क्या लगा दोगे? 3। इस तरह से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। और इन संतुलित रासायनिक समीकरण को आप कौन से मेथड से करोगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। ये देखो जो अपन ने किया,
फेरस प्लस H2O और Fe3O4 और 4H2। अब इनके साथ आपको सिंबल दिखाई दे रहे होंगे, ये S और ये G लिखा हुआ है और ये S और ये G। तो ये क्या होते हैं, देखो इन अभिकारक तथा उत्पादों को उनकी अवस्था की तरह लिखते हैं। अब पहले लिखा था एक पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, द्रव, सॉलिड और गैस, ठोस, द्रव तथा गैस। तो देखो सॉलिड को अपन किससे लिखेंगे, एस से, और वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है, ये जी नहीं है तो यहाँ पे एल आएगा भाई। और फेरिस ऑक्साइड कैसा बना, सॉलिड। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, देखो जो सॉलिड फॉर्म में होगा उसको आप क्या लिख दोगे, एस, और जो लिक्विड होगा उसको एल, और जो गैसीय फॉर्म में होगा उसको आप जी से डिनोट करोगे, और जो सॉल्यूशन में होगा उसको आप ए क्यू की फॉर्म में लिखोगे। क्लियर, कि जो सॉलिड है उसको एस से लिखोगे, जो लिक्विड है उसको एल से, और जो गैस है उसको जी से, और जो सॉल्यूशन है जो आपके पास विलियन बना हुआ है उसको आप ए क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद देखो प्राय रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता। अब देखो ध्यान दीजिए, H2O के साथ जी चेन का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। वाटर कैसा होता है अपना जल, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो अपन क्या लिखेंगे, अल। लेकिन यहाँ जी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो पानी अपन ने यूज किया है वो गैसीय फॉर्म में किया है, मतलब भाप के रूप में यूज किया है, तो अपन क्या लिखेंगे उसको, जी। प्राय हर समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि यह आवश्यक ना हो। मान लो अपने पास क्वेश्चन आए और एग्जामिनर अपने से अवस्था नहीं पूछे तो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसकी ताप, दाब तथा उत्प्रेरक, यहाँ पे ये क्या लिखा है, 340 एटमॉस्फेयर दाब, मतलब यहाँ पे दाब लिखा है, और यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, तापमान भी लिख सकते हैं। एक नया वर्ड है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते तथा अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। और उनको भी इस तीर का जो साइन लगा होता है इसके ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे ये देखो, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो अपने पास क्या बन गया, मेथेनॉल, CH3OH। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सूर्य, ये सूर्य का प्रकाश, और ये क्या होता है, क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करता है, जिसके कारण फिर क्या बनता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर, और ये किसकी अभिक्रिया है, ये ग्लूकोज बनने की अभिक्रिया। आगे अपन क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस तरह से आप इस चैनल से लगातार जुड़िए। थैंक यू।